महराजुल आलम भी था। तो उसी में सारा मतलब है हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, जम्मू कश्मीर का, कि एक साथ त्योहार मनाना है, एक ही दिन। ऊपर वाले ने भी दोनों त्योहार एक ही दिन लाए। ये क्या बताता है, ये क्या पैगाम देता है हमको, कि हमने जम्मू और कश्मीर वालों, हिंदू और मुसलमानों, सिखों, इकट्ठे मरना है, जीना है, त्योहार मनाने हैं, सब कुछ हमारा इकट्ठा है। अभी जब मैं हाल ही में दिल्ली में थी और मैं उन लोगों को भी, जैसे हमारे बुजुर्ग चाड़क साहब पहुंच गए, उसके बाद मनहा साहब पहुंच गए, बाकी यूथ के लड़के पहुंच गए, मैंने फोन किया इनको, ये पहुंच गए, कोई 20-30 के करीब थे। और जब इनको थाने में पकड़ के बंद किया, तो जब उन्होंने नाम देखे इनके, तो उसी वक्त उन्होंने हथियार डाल दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यहां तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठा है। क्योंकि जो नाम थे वो खाली मुसलमानों के नहीं थे, जो बाहर ये देते हैं इंप्रेशन कि पीडीपी खाली मुसलमानों की जमात है। यहां तो 90% जो लड़के हमारे थे वो यहां जम्मू से, हमारे हिंदू बच्चे थे। तो वो जो वहां के जो पुलिस के लोग थे वो दंग रह गए, उनकी अकल दंग रह गई। यही है हिंदुस्तान, यही है जम्मू कश्मीर, जिसको ये बिखेरना चाहते हैं, जिसको ये तमाम तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। जब 2014 में इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो मुफ्ती साहब ने देखा कि बीजेपी की 28 सीटें, हमारी 28 सीटें, फैसला वो करना चाहते थे। वो बनने को वजीर आला बन सकते थे कांग्रेस के साथ भी सरकार मिला के, पर उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल मामला है, मगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बना चुकी है, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो अब क्या करें? आप जम्मू के लोगों को, जो हिंदू लोग हैं, उनको दरकिनार नहीं कर सकते। तो मैंने कहा डैडी ये तो 370 के खिलाफ है। कहा उसका बचाव भी इसी में है। और साथ में उन्होंने ये कहा ये बड़े राष्ट्रवादी जमात है। ये मुफ्ती साहब के अल्फाज थे। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान भी करेंगे और मुल्क को भी संभालेंगे, क्यों शायद इनको दर्द है, शायद इनको मुल्क का दर्द है, क्योंकि ये अपने आप को पेश वैसे ही करते थे। मगर हमें क्या मालूम था कि ये अपने वोट के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को बेच देंगे। सारा मुल्क बेच दिया इन्होंने। क्या रखा इन्होंने? रेलवेज हो, बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, जो कुछ भी आपके पास, एयरपोर्ट्स हैं, अभी पता नहीं किस किस को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, सब इन्होंने, बैंक हमारे सब बेच दिया। इसमें तो कोई भी राष्ट्रवाद वाली बात ही नहीं है इनके अंदर। मुझे ये बताइए, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जो यूपीए की सरकार के वक्त 26 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए थे, इन्होंने उनको फिर धकेला। क्या वो सारे मुसलमान हैं? मुझे बताओ, क्या वो मुसलमान हैं? अभी जब यहां रिक्रूटमेंट हुई 3 बार, सब इंस्पेक्टर की, पंचायत अफसर की, और भी कोई मुझे इसको याद जहन में नहीं आ रहा है, अकाउंट्स ऑफिसर की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसमें जब दादलियां हुई तो क्या उसमें खाली मुसलमान लड़के थे? क्या उसमें हिंदू लड़के नहीं थे? आज जो ड्रग के शिकार हैं जम्मू में, वो क्या खाली मुसलमान हो रहे हैं? आज जो मकान लूटे तोड़े जा रहे हैं, बेशक ज्यादा मुसलमानों के होंगे, क्या हिंदू वो हिंदू नहीं है जो वहां नई बस्ती में चीख रहा था, चिल्ला रहा था? अग्निवीर इनने लाया। पहले तो बोलते थे कि फौज में जाना है और सालों साल यहाँ के लड़के तैयारी करते थे, और ज्यादा हमारे हिंदू बच्चे जाते थे जम्मू से। तो आज जब उन्होंने 15 साल से उसको 4 साल कर दिया, तो क्या इसका नुकसान मुसलमानों को होगा? ये जो इन्होंने 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब कर दिया है कि उनको 5 किलो चावल मुफ्त में देते हैं, राशन में देते हैं, तो क्या ये खाली मुसलमानों के लिए? ये तो हिंदू है, हिंदू गरीब हो गया है। जैसे मास्टर जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए जमा करेंगे अकाउंट में, वो तो हुआ नहीं, बल्कि गरीब इतना गरीब होता गया कि आज उसके पास अपना राशन खरीदने की सकत नहीं है। और इनका मकसद क्या है? ये सही कहा इन्होंने कि ये तो लेबोरेटरी है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है, यहां से तो टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल यहां से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरे मुल्क में ये खेल खेलते हैं। मैं जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूं, अगर आपको ये
दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस ख्वाब में से, ख्वाब खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहाँ कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उसको, वो इनके साथ है। जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इस वक्त। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये बीजेपी की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये आरएसएस की जमात है, ये गोडसे की जमात है। वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे ये लोग, और आज उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। ये आज ये अपना मकाम बनाना चाहते हैं, ताकि जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने आजादी तो लड़ी नहीं, हम तो अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये क्या जानते हैं जदोजहद करना, ये क्या जानते हैं संघर्ष करना, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आज जम्मू के लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूं कि संभल जाओ, जाग जाओ। मुझे बताइए, आपकी दुकान जो बैठ गई है रुगनाथ बाजार में, मुझे याद है कश्मीर के लोग बोलते थे मोनालिसा जाएंगे, वहां से सामान खरीदेंगे। आज बताइए, करोड़ों रुपए का सामान जो है सड़ रहा है जम्मू के बाजारों में। फैक्ट्रीज बाहर से लाएंगे, उनको जमीन देंगे। जो यहाँ के फैक्ट्री वाले हैं वो तो, उनका तो दिवालिया निकल गया, क्या किया इन्होंने उनके लिए। और जो मुलाजिम है वो कहां से आते हैं, चाहे वो डोडा हो चाहे यहां हो। और हम तो कश्मीर वाले कहते हैं हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, आपकी तो हो गई, जम्मू की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। आप देखिए, दाएं बाएं देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहां नजर आता है, कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं। मुझे बताइए आप, हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा, हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है? कोई मुसलमानों को छोड़ दीजिए, जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है? मुझे बताइए, जो हमारी इंपॉर्टेंट जो पोस्टें हैं, डीजी हो, आईजी हो, बाकी हो, एसपी हो, बाकी हो, डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं? मुझे बताइए, ये मुझे बताइए, ये कौन सा यहां पर डोगरा राज कायम करे? जो कहते हैं ना कि हम जी अब डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, भाई आपके बस में तो था लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, वो तो आपने डोगरा बनाया नहीं जो आपके हाथ में था। अब आप लोगों को बोलते हो वोट दो, फिर हम जम्मू का डोगरा आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, फिर क्या कमाल करोगे आप? तो ये बातें तो जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझ आ गई है कि भाई हम जम्मू और कश्मीर के लोग जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। लद्दाख को देखिए, लेह और कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में घूमती है। मेरे जम्मू के लोगों, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे वालिद मुफ्ती साहब जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फख्र से उठाते थे, कहते थे महबूबा ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे यहाँ की जमहूरियत ऐसी है, यहाँ के जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान देके अनसीट किया। यहाँ का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहाँ मुसलमान मारे गए, कहाँ हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है। जीती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके, और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी कहां रही? और हमारे अदालतों का क्या हाल है? हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, कि जो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से भी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है? अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो
अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उनको कुछ और बनाया जाता है। तो फिर जुडिशरी रही कहां? इस मुल्क की ताकत क्या है? जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया को तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूं। मीडिया का क्या बोलूं मैं? वो तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और मैंने कई बार अपने लोगों से बोला है कि कुछ चैनल्स हैं वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बात सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, आपको वहां आपको इस्तेमाल किया जाता है। वहां नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। उनकी चैनल्स पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूं वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बाइकआउट करना चाहिए। वो बोलते रहे जो बोलते हैं, क्योंकि ये चैनल्स आप इन लोगों के हाथ में नहीं है, ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये 2 लोगों के हाथ में है, जो हम 2 हमारे 2 उनके हाथ में है। जो इनको वहां से शाम को मिलता है लेसन, आपको क्या चलाना है, ये वही लेसन चलाते हैं और कुछ नहीं चलाते हैं। आपने यहां पेंशन की बात की, पेंशन बंद कर दिया लोगों का। जो पहले एम्प्लॉयज को पेंशन और दूसरा जो पेंशन मिलता है उसके लिए आपको वहां धक्के खाने पड़ते हैं। कई लोगों का हार्ट फेलियर हो गया। तो उस वक्त क्या बीजेपी वाले कहते हैं ये हिंदू है, इसको लाइन में नहीं खड़ा करना है, सारी मुसलमान को करना है। जो भी बीजेपी की पॉलिसी है ये बीजेपी के लिए सही है, बाकी तमाम लोगों के लिए गलत है। अगर आपको ये बात आज भी समझ नहीं आएगी जम्मू वालों, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी ये बात। इनका ईमान, इनका दीन सिर्फ पावर में आना है। मुझे ये बताइए, जो बाहर के मुल्क हैं, जो मुस्लिम ममालिक है, क्या वो मुसलमान नहीं है? पर उनके तलबे क्यों चाटते हैं? अगर ये मुसलमान को साथ इनको इतनी नफरत है तो मुझे बताइए उनके तलबे क्यों चाटते हैं ये लोग? अभी अडानी को बचाने के लिए भी वहीं से लाया इन्होंने, यूएई से या कहां से लाया मुझे इसको ध्यान नहीं आ रहा है, उसी ने इन्वेस्ट किया। तो ये मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं है जो आप लोगों को कहा जाता है। किसी मुसलमान का घर तोड़ के ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये कोई खुशी की बात नहीं है। घर टूटता है तो दिल टूटते हैं। और किसी भी सरकार को ये कहते हैं हम जी जमीनें लेंगे, उसके बाद अस्पताल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। मुझे ये बताइए जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल है? क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां दवाइयां तमाम मिलती हैं? जो इनके पास है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? आज तक सुना है आपने? आज तक सुना है कि घर तोड़ के पार्क बनाएंगे? वो भी गरीबों की। आज कहते हैं अमीर और गरीब। अरे अमीर जो भी थे, जो भी लैंड ग्रैबर्स थे, वो तो सब आपके साथ चले गए। मेरी पार्टी में भी अगर कोई ऐसा था, ऐसा वैसा, वो तो सब आपके साथ छुपे हुए हैं आपके पीछे इस वक्त। उनको तो यही डर दिखाया आपने, फाइलें तो उनको यही दिखा दी कि भाई आपके लिए ये चीजें हैं, अगर चलोगे निकलोगे पीडीपी से तो अच्छा है, अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हारे केस करते। वो तो सब आपके साथ है, आपके बगल में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि जो मेरे वर्कर हैं, मुझे आप पे फक्र है जो जम्मू के खासकर हमारे वर्कर हैं, इन मुश्किल हालात में आप हमारे साथ चल रहे हैं, मगर लोगों को समझाओ। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर आप कितने भी हाथ पांव मारो कुछ नहीं लगेगा। जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का है वो ये जमात है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, और आज भी वो सिर्फ अपने साथ खड़े हैं और मुल्क के खिलाफ हैं। मुझे ये बताइए ये कौन सा, मुझे समझ नहीं आता, ये कौन सा कहते हैं ना बहुत ही मजबूत हमारी लीडरशिप है। कौन सी मजबूत लीडरशिप है? अरे चीन ने तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर आपकी जमीन ले ली, आपने तो मुंह से उफ तक नहीं की, चीन ही निकलती है। बांग्लादेश में हालात खराब हो गए, वहां पाकिस्तान ने बुरा सलूक किया अपने लोगों के साथ, हालांकि वो मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, और इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। वो तो हमारी जमीन नहीं थी पर आजाद करवा दिया। यहां तो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती,
اور جو پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اس کو مائک بند کر دیتے ہو. جو بات کرتا ہے یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہو کہ بھئی اس کو ایکسپنج کرو, اس کو ریکارڈ سے نکال دو. یہ کون سی بہادری؟ جو کہتے ہیں بہادر ہے ہمارے لیڈر, یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ ایک راہل گاندھی کی بات سے ڈر کے اس کو ایکسپنج کرواتے ہو, اس کو ریکارڈ سے نکالتے ہو؟ یہ کون سا سمراٹ ہے؟ مجھے بتائیے. ہم نے تو بڑے ہندو سمراٹ سنے ہیں, ہم نے تو بڑے بڑے پرتھوی راج چوہان اور بھی بڑے بڑے جو ہیں, کتنوں کا میں نام لوں, وہ تو سمراٹ تھے. مگر ایسا سمراٹ نہیں دیکھا جو چین نے 2000 اسکوائر کلومیٹر پہ قبضہ کیا اور سمراٹ کے منہ سے چین تک نہیں نکلتی. آج لداخ کے لوگ جموں میں بیٹھے, دلی میں بیٹھے ہیں, وہاں کا گورنر تبدیل کیا گیا. جموں کے لوگوں سبق سیکھو اس سے. جب وہ اکٹھے ہو گئے کرگل اور لیہ کے لوگ تو ان کو گورنر تک چینج کرنا پڑا. مگر جب تک کشمیر کے لوگ اور جموں کے لوگ الگ رہیں گے. مجھے یہ بتائیے سب سے زیادہ خریداری جموں میں کون کرتا تھا؟ وہ مسلمان ہوتے تھے نا. مسلمان کے روپے میں کوئی الگ شکل ہوتی ہے کیا؟ گاندھی جی کی فوٹو ہوتی ہے نا اس میں بھی, ہاں اس میں بھی گاندھی جی کی فوٹو ہوتی ہے. تو یہ جو ہندو مسلم کا انہوں نے جموں میں یہ بنایا ہے, یہ فساد کھڑا کیا ہے, اس سے باہر نکل آؤ. خاص کر جوانوں سے, جموں کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتے ہیں جو اس وقت زیادہ تر ڈرگ ایڈکشن کے شکار ہوئے ہیں. یہاں مفتی صاحب نے 3 سال سرکار بنائی, ہزاروں کی تعداد میں رہبر تعلیم ٹیچر لگے, اس میں ہندو نہیں تھے کیا؟ مجھے بتائیے. اگر کہیں مسلمان لگا پر اس میں تو ہندو زیادہ لگے. تو انہوں نے کیا کیا؟ رہبر تعلیم ہو, رہبر زراعت ہو, جو بھی ہو, رہبر کھیل ہو, وہ تو مفتی صاحب نے کیا. انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیے. اب تو 5 سال سے یہ ڈائریکٹلی رول کر رہے ہیں. بتائیے کون سی نوکریاں ملی؟ ہاں کہیں کہیں اگر ملی تو کہیں باہر سے. ہماری ریت باجری وہ بھی باہر جاتی. پہلے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی, اب ویسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہے. کہاں سے آئی ہے آپ کو معلوم ہے, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیکہ ہو تو ان کو, منرلز ہو تو ان کو, باجری ہو تو ان کو, شراب کے ٹھیکے ہو تو ان کو. نوکریاں جہاں جہاں ہوتی ہے آپ دیکھیے, جو ہمارے سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں دیکھیے جو بھی بھرتی ہوتی ہے باہر سے ہوتی ہے, یہاں کا کوئی نہیں جاتا اس میں. تو اس میں ہندو مسلمان کہاں سے آ گیا؟ مجھے بتائیے آپ, اس میں ہندو مسلمان کہاں سے آ گیا؟ یہ جو اس وقت بیوقوف بنا رہے ہیں ہندو مسلمان کے, ابھی الیکشن جب آئے گا پھر وہی ہوگا. ڈوگرو مسلمان تم کو مار دیں گے ہم مسلمانوں کا. بھئی آج تو پرائم منسٹر بھی ہندو ہے, آج تو پریزیڈنٹ بھی ہندو ہے, تو پھر بھی ہندو خطرے میں ہے, پھر کیا کرو گے؟ جب کوئی دشمن نہیں ملتا ہے تو مغلوں کی بات کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, مغلوں کے تو مسلمان تو ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں جتنا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں جیسے انہی کی اولاد ہیں. ہے نا, مطلب باپ دادا کا کون ذکر کرتا ہے زیادہ؟ جو اولاد ہوتی ہے, باقی تو نہیں کرتے ہیں نا. یہ تو اتنا ذکر مغل مغل مغل, پھر یہ کیا پھر وہ کیا, لگتا ہے یہ انہی کی اولاد ہے. اور شاید جب آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو تب شاید یہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, شاید ان کے ساتھ بھی, کیونکہ انگریزوں کے خلاف تو کچھ نہیں بولتے ہیں. اب جب BBC کی فلم آئی تو انگریزوں کے خلاف ہو گئے, کیونکہ اس نے فلم جو تھی وہ سچ بولتی ہے. تو اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے. میری گزارش یہی ہے, ڈر کے نہیں, سینہ تان کے جاؤ. ہمیں جموں کے لوگوں کے, میں ووٹ کے لیے یہاں نہیں ہوں, میں کرسی کے لیے یہاں نہیں ہوں, مگر اگر اس ریاست کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, تو شروعات جموں والوں آپ کو کرنی پڑے گی. کیونکہ آپ ہی نے ڈول بجائے تھے 370 کے بعد, اور آج سب سے زیادہ بربادی اگر کہیں ہے, اگر بزنس ختم ہو گیا ہے, اگر فیکٹری میں نقصان ہے, تو وہ جموں میں ہے. اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ, اگر ہندو کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو سب سے پہلے نہیں, ان کو جانے دیجئے, جو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیجئے. اگر کسی ہندو کا گھر ٹوٹتا ہے سب سے پہلے میرا PDP والا وہاں پہنچنا چاہیے. تماشا بھی نہیں کہ آپ انتظار کرو گے جب مسلمان کا ٹوٹے گا تب بھی ہم جائیں گے. نہیں, نئی بستی میں میرے لوگ ہونے چاہیے تھے وہاں پر کھڑے, ان کو ہمت دینے کے لیے
کیونکہ ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہندو مسلمان نہیں ہیں، ہم پہلے جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ جب کشمیر میں طوفان آیا تو جموں کے لوگوں نے ہمیں سہارا دیا، گھر دیا، رہنے کو چھت دی، پینے کو پانی بانٹا، بجلی بانٹی ہمارے ساتھ۔ اور آج اگر کسی کے اوپر طوفان آتا ہے تو ہمیں مل جل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں پرویز کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور جو دلی میرے ساتھ لوگ آئے میری شارٹ نوٹس پہ، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔